आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा लेक्चर नंबर 6 चल रहा था जी, बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेल टैक्स एंड मंथली सेल टैक्स रिटर्न। पार्ट हमारा ये सेकंड पार्ट है, लास्ट पार्ट नॉलेज बेस का। इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स की जानिब चलेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे ईच प्रोविंस की रिटर्न किस तरीके से फ़ाइल की जाती है। तो अभी हम जो डिस्कस करते हैं सेल टैक्स के रूल्स 100% प्रैक्टिकल बेस हैं जी, इसमें कोई थ्रेटिकल चीज़ नहीं, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि इसमें वो टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह यूज़ की जाएंगी जो हम लोग इसमें देखेंगे। वो तमाम जो हम जब रिटर्न के ऊपर जाते हैं और रिटर्न के फॉर्म के ऊपर वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो जेनेरिक सा एक हम लोग इसका ओवरव्यू करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी जो हम लेक्चर करेंगे उसमें अभी हम देखेंगे कि सेल टैक्स रिफंड पेबल किस तरह निकलता है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है, इसकी उसमें डेबिट क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, ज़रूरत क्या पड़ती है, फिर इनकी PSID कैसे जनरेट करनी है, इनकी CPR और इनके बाकी अदर डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स और टैक्स ऑडिट के लिए किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। और दैन ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग सेल टैक्स के पर्सपेक्टिव से डबल एंट्री बुक कीपिंग को भी साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि जो लोग हमारे साथ अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से हैं तो उनकी ये डबल एंट्री वाला भी साथ साथ हमारा कवर होता जाए। तो सबसे पहले जो है एक बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह मैंने आपको बस सेक्शन 74 का बताया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, कि इनकम टैक्स के अंदर 12 माह का टैक्स ईयर होता है, ठीक है। एक पीरियड जो एक यूनिट होता है, ठीक है, वो 12 माह का होता है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स के अंदर जो है, चाहे वो किसी भी प्रोविंस का हो, चाहे वो FBR का जो जनरल गुड्स की है, ठीक है, इन तमाम की तमाम का जो है ना टाइमिंग, वो टाइमिंग जी सेम है। अब टाइमिंग सेम है, वो क्या टाइमिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसमें है ये कि सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने क्वेश्चन ही पैदा होता है कि रिटर्न फाइल कब करनी है। तो आपका अगर जनवरी का पीरियड है, से जनवरी 1 से 31 जनवरी में, तो इसका जो पीरियड होगा रिटर्न की फ़ाइल करने का, वो सब्सिक्वेंट मंथ फॉलोइंग मंथ होगा। मिसाल के तौर पे अगर जनवरी का मंथ था तो आपने अपना अनेक्स्चर सी, अब अनेक्स्चर सी क्या होता है इसको आगे रेलिवेंट मैं आपको जाके भी बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट इतना बताता हूँ कि अनेक्स्चर सी ना आपका होता है कि उसके अंदर आपने वो तमाम सेल टैक्स की इन्वॉइसेस जो एक रेलिवेंट टैक्स पीरियड के अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर 30 डेज़ के अंदर आपने इशू की हों, और वो जो है आपने उसका जो डाटा है अपलोड करना होता है अनेक्स्चर सी के अंदर। तो अनेक्स्चर सी जनवरी का, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी में जो मैंने इन्वॉइसेस इशू किए हैं, उसको मैंने टैक्स के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है अनेक्स्चर सी के अंदर, और उसकी डेट है 10th, यानी कि 10th फेब से पहले या 10th फेब तक जो है मैंने अपना अनेक्स्चर सी अपलोड कर देना है। यानी अनेक्स्चर सी के अंदर तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज़ को जिनके एंट्रीन पे मैंने सेल टैक्स इन्वॉइस इशू किया, ठीक है, वो मैंने जो है डाटा इसके ऊपर अपलोड कर देना। अब इसका पीछे लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि जब आप अपना अनेक्स्चर सी अपलोड करते हैं, मिसाल के तौर पे पार्टी ए ने अनेक्स्चर सी अपना अपलोड किया कि मैंने जो है पार्टी बी को सेल टैक्स की इन्वॉइस इशू किया है, तो क्या होता है, क्योंकि इनका सिस्टम रियल टाइम में अब इंटीग्रेटेड है, तो क्या होगा कि पार्टी बी का अनेक्स्चर ए जो होता है वो परचेजेस का होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपीयर होगा कि अनेक्स्चर जो ए है उसके अंदर पार्टी ए से मैंने ये चीज़ खरीदी थी, जिसके अगेंस्ट वो अपना इनपुट लेगा अगर उसका एडमिजिबल हुआ, ठीक है। कौन कौन से जो हैं एडमिजिबल होते हैं वो भी मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। तो बहरहाल यहाँ तक आपने बस माइंड में ये रखना है कि आपने अपने सेल टैक्स इन्वॉइसेस जो आपने एक पीरियड के अंदर इशू की हैं, उसको अगले महीने की 10 तारीख से पहले आपने जो है, चाहे FBR हो, कैपरा हो, SRB हो, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी हो या PRA हो, इसमें आपने तमाम के अंदर 10 तारीख से पहले अपना डाटा जो है वो अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपने जो चेक डिपॉजिट करवाना है, PSID जनरेट करनी है जो आपने, उसके बाद आपने जो चेक जमा करवाना है वो आपने हर रेलिवेंट टैक्स पीरियड की अगले महीने की 15 तारीख से पहले करना। अभी जो एग्ज़ाम्पल हमने ली थी वो हमने ली जनवरी की, तो जनवरी का जो टैक्स का चेक जो है मैंने रेलिवेंट टैक्स अथॉरिटी को जब डिपॉजिट करवाना है, वो डिपॉजिट की डेट है 15 तारीख। तो जनवरी का जो टैक्स होगा मैंने 15 फेब से पहले जमा करवाना है, फेब का जो होगा 15 मार्च से, और मार्च 1 मार्च से 31 मार्च में जो मैंने सेल टैक्स इन्वॉइसेस इशू किए हैं उनके ऊपर जो मैंने सेल टैक्स जमा करवाना है वो मैंने 15 अप्रैल से पहले करवाना है, एंड सो ऑन। और
अब बात आ जाती है सबमिशन की। जब आप एक दफ़ा अपना चेक डिपॉजिट करवा देते हैं, आपकी सीपीआर जनरेट हो जाती है, उसके बाद आपकी सीपीआर जो है आपका बैंक का और टैक्स अथॉरिटीज़ का सिस्टम इंटरलिंक है। तो जैसे ही आप अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो 1 से 2 दिन बाद आपका जब चेक क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली एक सीपीआर जनरेट होती है, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीट। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको इनकम टैक्स में करवाई थी, बस यहाँ पे वो सेल टैक्स की है। तो क्या होता है कि आपने 18 तारीख से पहले पहले अपनी रिटर्न भी सबमिट करवा देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो भी मैंने टैक्स की इनवॉइस इशू की हैं उसका डाटा मैंने 10 फरवरी से पहले पहले डालना है, 15 फरवरी से पहले पहले मैंने उसका चेक डिपॉजिट करवा देना है और 18 फरवरी से पहले पहले मैंने अपनी रिटर्न को सबमिट करवा देना है। अब अगर मैं लेट करूंगा तो क्या होगा, अब हर रेलिवेंट अथॉरिटी का रूल है कि जब आप 18 से लेट करेंगे तो वो पर डे के हिसाब से आपसे पेनल्टी भी चार्ज करेगा और आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज भी लगाएगा। वो हम आगे आपसे जब मैं शेयर करूंगा डॉक्यूमेंट तो आप उसमें खुद से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि कुछ लॉ जो है मैं आपको खुद पढ़ने के लिए दूंगा। मैं आपको जो है वो टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊँगा और बाकी की जो है वो आपने खुद से इसको जो लॉ वगैरह है वो खुद से पढ़ना है। मैं आपको मैंने सारे हाइलाइट्स वगैरह बनाए हुए हैं नोट्स, वो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से कौन सा डाटा पढ़ना है। तो आप जब एक पढ़ेंगे तो आपका फिर थोड़ा सा आइडिया आपको बाकी सबका भी होगा। फिर जैसे जैसे टाइम मिले, आपका शौक़ होता है इंसान का, वैसे वैसे आप इन डीप जाके उसको और स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज सेल टैक्स पेबल और रिफ़ंड, ठीक है। अब मैं आपको बारी बारी जो है सारा करवाता चलता हूँ। सबसे पहले आता है जी इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप परचेज़ के ऊपर पे करते हैं या जो सर्विस आप रिसीव करते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि जब आप परचेज़ करते हैं तो वो आपके बिज़नेस में इन होती है, परचेज़ गुड्स आती हैं, तो उसके ऊपर जो आप टैक्स पे करते हो अपने वेंडर को, अपने सप्लायर को या अपने सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है, उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में कि जो बिज़नेस के अंदर चीज़ आई, यानी कि परचेज़ की, परचेज़ के ऊपर टैक्स लगा था, ठीक है, उसने आपके वेंडर ने आपको एक चीज़ बेची 1 लाख रुपए की, 17% टैक्स लगाया तो 1,17,000 की इनवॉइस आपके पास आ गई। अब आपने क्योंकि ये माल खरीदा था तो इसके ऊपर जो 17% है ना, लाख रुपए के ऊपर 17,000, ये आपका इनपुट टैक्स है। तो आसान लफ्ज़ों में जो चीज़ बिज़नेस में इन हो रही है, ठीक है, परचेज़ वगैरह, उसके ऊपर जो टैक्स होता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, ठीक है। और ये एडजस्टेबल होता है, इसका क्रेडिट लेते हैं आगे आउटपुट के अगेंस्ट, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी सिर्फ याद रखने के लिए कि इनपुट टैक्स क्या होता है। उसके बाद आउटपुट टैक्स। अब नाम से ही ज़ाहिर है आउटपुट टैक्स, यानी कि ये बिज़नेस से जो आउट हो रहा है। जब आप सेल करते हैं तो आपकी गुड्स जो है वो आउट होती हैं, ठीक है, आपके कस्टमर के पास चली जाती हैं। तो वो टैक्स जो आप अपने सेल टैक्स इनवॉइस के ऊपर अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। यानी कि वो सेल टैक्स जो आप सेल के ऊपर करेंगे कस्टमर को चार्ज, वो आउटपुट टैक्स है। और जो आपका वेंडर आपको चार्ज करेगा, ठीक है, जब आपको चीज़ खरीदेंगे तो जो चीज़ खरीदेंगे उसके ऊपर जो टैक्स है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं। अच्छा, इनपुट टैक्स जो होता है वो एडवांस की फॉर्म में होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस की फॉर्म में क्यों होता है। देखें, आपने तो टैक्स पे करना था अगले मंथ जाके, ठीक है, 15 से पहले पहले आपने इस महीने में एक चीज़ खरीदी है 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर जो टैक्स आपने एडवांस में अपने वेंडर को पे कर दिया, ठीक है। 1 लाख रुपए का माल खरीदा, 17% ऊपर उसने चार्ज किया और 1,17,000 की आपको इनवॉइस दे दी, तो आपने तो अपने वेंडर को पेमेंट कर दिया ना टैक्स की, तो एडवांस में टैक्स आपने पे कर दिया, तो इसलिए इसको एडवांस टैक्स कहते हैं। अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट में आगे चल के आपको इसका बता देता हूँ। उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सेल टैक्स पेबल और रिफ़ंड का भी बता देता हूँ। सिंपल सा है कि अगर आपका आउटपुट टैक्स यानी कि सेल के ऊपर जो टैक्स है वो ज़्यादा होगा आपका इनपुट से, यानी कि जो माल आपने खरीदा उसके ऊपर जो टैक्स एडवांस में पे किया उससे तो पेबल निकल आएगा। अगर आपने एक चीज़ खरीदी है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा पे किया है और जो बेची है उसके ऊपर कम टैक्स पे किया, तो वो रिफ़ंड के केस में या कैरी फॉरवर्ड का केस ज़्यादातर आ जाता है। उसको मैं आपको रेलिवेंट में जाके आगे बता भी दूंगा कि क्या होता है यहाँ पे इस स्लाइड में। अभी हम आप चलते हैं डेबिट क्रेडिट नोट पे। तो इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट आपको पता चल गया, ठीक है। परचेजेस के ऊपर जो टैक्स होता है उसको इनपुट कहते हैं एडवांस की फॉर्म में। जो आउटपुट टैक्स जो आप सेल करते हैं अपने कस्टमर को चार्ज करते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। ये आपकी लाइबिलिटी होती है क्योंकि आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ इधर से। अब आपने ना पहले मेरी एक सुननी है एग्ज़ाम्पल, और उस एग्ज़ाम्पल के बाद जो है ना फिर आपने समझना है। जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें स्लाइड में लिखी हैं, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, आपने इस एग्ज़ाम्पल को जो है अंडरस्टैंड
करना है इसके साथ, अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आप डेबिट क्रेडिट नोट को समझ आओगे। मैं एक कस्टमर को एक चीज़ बेचता हूँ 1,00,000 रुपये की, ठीक है, और उसके ऊपर 17% लगा दिया, 1,17,000। मैंने उसको इनवॉइस भेजी, उसने कहा, फ़र्ज़ कर लें हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जून की, मेरी जून की इनवॉइस थी, किसी भी जून डेट की हो सकती है, 1 से 30 जून के अंदर की कोई भी डेट है। अब जब मैंने उसके पास इनवॉइस पहुंची तो फ़र्ज़ कर लें डेट थी 7 या 8 जुलाई। अभी मैंने अपना एनएक्सएस से अपलोड नहीं किया, मैंने टैक्स अथॉरिटी को अपनी सेल टैक्स इनवॉइस इशू नहीं की, मैंने उनको शो नहीं करवाई, मैंने उनके डाटा में अभी अपलोड नहीं की। अभी जो बोला वो मेरी कोर्ट में मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, कस्टमर कहता है यार मैंने तो आपसे 1,00,000 रुपये का माल कहा था कि मुझे भेज दो, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है, या इसमें से जो है कुछ माल ख़राब था, डिफेक्टिव था, मैंने वापस कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकती है, बट एवर सो रीज़न, तो मैंने आपको तो माल वापस कर दिया था। तो आपने तो एक्चुअली में मुझे 80,000 की इनवॉइस भेजनी थी और आपकी अमाउंट भी होनी चाहिए थी 80,000 प्लस 17%। तो 80,000 के ऊपर जो है वो 17% कमोबेश आई बिलीव जो बनता है वो 13,600 के करीब बनता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकती है कि 80,000 पे 13,600 का बनता है, उस तरह 1,00,000 रुपये के ऊपर 17% बनना था। तो अब क्या होगा, अब केस ये है कि मैंने उसको बोला कि यार कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप ऐसा करो, आप मेरी उस इनवॉइस को डिस्कार्ड कर दो, मैं सेम इनवॉइस नंबर, सेम पर्टिकुलर, सेम डेट से, सेम इनवॉइस नंबर से आपको एक न्यू इनवॉइस सेंड कर देता हूँ, या वो आप जो मेरा लड़का लेने आता है, मतलब जिस तरह एक बिज़नेस में चल रहा होता है कि वो मेरा लड़का आएगा, आपको आपसे पुरानी इनवॉइस ले जाएगा और आपको नई इनवॉइस दे जाएगा 80,000 की, और मैंने भी तो उसको फाड़ के फेंक देना। तो ये तो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, इस केस में कोई डेबिट क्रेडिट नोट इशू आपने नहीं करना। अब मसला कहाँ पे आता है, बड़े गौर से सुनना है। मिसाल के तौर पे यही एग्ज़ाम्पल जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मेरी जून की इनवॉइस जो है ना, उसने मुझे, मेरे कस्टमर ने कॉल की से 20 या 22 जुलाई को जाके कि हैदर साहब हमने आपकी इनवॉइस अभी हमारे पास रिसीव हुई है, तो जनाब इसमें छोटा सा एक मसला है, वो ये है कि जो इनवॉइस है वो 80,000 की होनी चाहिए थी, ना कि 1,00,000 रुपये की। आपको पता हमने माल वापस कर दिया था, या डिफेक्टिव था, या हमें ज़रूरत नहीं थी, जो भी रीज़न। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि जनाब आप सोए हुए थे, ठीक है, आपको नहीं पता कि 10 तारीख तक मैंने डाटा अपलोड करना है, आपको नहीं पता कि मैंने 15 तारीख तक टैक्स पे करना है, आपको नहीं पता कि मैंने 18 तारीख तक जो है रिटर्न सबमिट करनी है, आप भी तो इसी तरह काम कर रहे हैं। तो मैं तो अब लिहाजा 17,000 रुपया पे कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ अभी इस तरीके से। तो इसका तो प्रॉपर जो है वो एक लॉ ने क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया हुआ है। तो अब हम वो क्राइटेरिया जो है करेंगे फॉलो। अब वो क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अब इस केस में जो सेल टैक्स इनवॉइस है वो अपलोड हो गई हुई है एफबीआर या कोई भी टैक्स अथॉरिटी के पोर्टल पे, उनके रिकॉर्ड में जा चुकी है, हम इसको खुद से एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ इलीगल एंड क्राइम। हम अपनी वो फिर फेक इनवॉइसिंग में आ जाता केस। हम अपनी इनवॉइस को जो एक दफ़ा उनके डाटा में चली गई उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके कैंसिल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट नोट के ज़रिए। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं क्या कहूँगा, बीइंग अ सेलर, ठीक है, बेचने वाला इशू करता है क्रेडिट नोट, ठीक है, मैंने उसको कहा ठीक है कोई इशू नहीं है, मैंने आपको 80,000 का माल सप्लाई करना था, 20,000 का मुझे वापस आया, लेकिन मैं 1,00,000 की इनवॉइस जो है इशू कर बैठा हूँ और मैं उसको अपलोड भी कर बैठा हूँ। अब मैं करता ये हूँ कि मैं आपको क्रेडिट नोट इशू करूँगा किस अमाउंट का, 20,000 का। तो अल्टीमेटली जमा माइनस अगर मैं करूँ 1,00,000 रुपया माइनस क्रेडिट नोट का 20,000, तो अल्टीमेटली मेरा जो नेट इफेक्ट आ जाएगा वो 80,000 का ही आ जाएगा ओरिजिनल इनवॉइस का। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अब 80,000 को क्या उसे कहते हैं 100,000 को नहीं छेड़ूंगा इनवॉइस को, मैं क्या करूँगा, मैं 20,000 का क्रेडिट नोट इशू करूँगा और अपने कस्टमर को भेज दूँगा। अच्छा, इसका क्रेडिट नोट क्यों बोलते हैं, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो मैं अकाउंटिंग वाले पोर्शन में आपको जाके बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब एक्शन मेक्स रिएक्शन, मैंने अपने बायर को क्रेडिट नोट इशू किया इन कोरस्पोंडेंस, ठीक है, वो मुझे डेबिट नोट इशू करेगा। मैंने उसको क्रेडिट नोट इशू किया, वो उसका रिप्लाई मुझे डेबिट नोट की शक्ल में इशू करेगा। तो इससे साबित हुआ कि बेचने वाला सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है और खरीदने वाला बायर जो होता है वो डेबिट नोट इशू करता है। तो मैंने 20,000 प्लस
का जो है सेल टैक्स इशू करके मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, सेम पर्टिकुलर सेम डेट और ऊपर मेंशन किया होगा कि जनाब इस इनवॉइस के अगेंस्ट, इस डेट की इनवॉइस थी जिसके मैंने ये नंबर था, उसके अगेंस्ट मैंने क्रेडिट नोट इशू किया। मैं फॉर्मेट अभी आगे चल के आपको दिखा भी देता हूँ एक जेनेरिक सा। सेम उसी तरीके का डॉक्यूमेंट मुझे कस्टमर भी इशू करेगा, डेबिट नोट। इसको कहते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अभी मैं ये नहीं आगे इसका फर्दर नहीं डिफाइन करा, बस अभी इतना बताया मैंने, ठीक है। तो क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? आपका बेचने वाला सेलर, और डेबिट नोट कौन इशू करता है? आपका ख़रीदने वाला बायर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो सारी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है स्लाइड्स में। इसको आप उससे पढ़ना, मेरा लेक्चर जब आप सुनोगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ गई होगी, तो एक दफ़ा इसको पढ़ोगे तो और ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको भी एग्जांपल दी कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, ठीक है, कब इशू करने की जरूरत पड़ती है, जब आपकी ओरिजिनल इनवॉइस की जो अमाउंट कम या ज़्यादा करनी होती है, तो वो मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। ये एक मैंने बड़ा एक अमेरिकन वेबसाइट से लिया था। पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आया कि डेबिट नोट ब्लू इंक में इशू करना है और क्रेडिट नोट रेड इंक में। यहाँ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड चल रहा होता है, और जो है बाज़ दफ़ा तो लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट डॉक्यूमेंटरी इशू भी नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे ही वो काउंटिंग में एंट्रियाँ डाल के चलाई जाते हैं। जब कल को टैक्स ऑडिट आता है फिर एक दूसरे से मांगते फिरते हैं, तो बड़ा प्रैक्टिस ये हो रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ही है कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है लाजमी इशू करें। वो मैं आगे चल के आपको इसके रेलिवेंट स्लाइड पे बता देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है, ताकि आपका टैक्स ऑडिट का भी मैंने साथ साथ कवर करना है, तो वो ऑडिट का भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा आपका। सेल टैक्स रिफंड है, सिंपल सी बात है कि आपने इस इक्वेशन को समझना है, आपको सेल टैक्स रिफंड और पेबल समझ आ जाएगी। मैंने जो माल ख़रीदा उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, परचेजेस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, और जो माल मैंने बेचा, जो सेल किया, उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो सेल टैक्स पेबल का सिंपल फार्मूला ये है, आउटपुट बेचने वाले टैक्स में से माइनस करो इनपुट टैक्स, खरीदने वाला टैक्स जो खरीदने पे एडवांस में पे किया, तो आपके पास सेल टैक्स पेबल निकल आएगा। अगर आपका इनपुट ज़्यादा होगा आउटपुट से तो वो कैरी फॉरवर्ड का केस आ जाता है, जिसको हम रिफ़ंड भी बोलते हैं। और अगर आपका आउटपुट टैक्स यानी कि सेल्स के ऊपर टैक्स ज़्यादा है, आपके इनपुट टैक्स से जो चीज़ आपने खरीदी उसको जो है हम क्या कहेंगे, जो आउटपुट आपका ज़्यादा होगा और इनपुट आपका कम होगा, तो उसको बोलते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका आउटपुट टैक्स यानी कि जो सेल्स के ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा इनपुट टैक्स से, जो आपने माल खरीदा और एडवांस में पे किया, तो आपका पेबल निकल आएगा। अगर आपका इनपुट टैक्स यानी कि जो आपने माल खरीदा उसके ऊपर जो टैक्स एडवांस में पे किया वो ज़्यादा होगा आपका आउटपुट टैक्स से, यानी कि जो माल आपने सेल किया, तो आपका कैरी फॉरवर्ड रिफंड का केस आ जाएगा। अभी हम इसको आगे चल के बखूबी देखते भी हैं। ये कुछ हमारे पास सेल टैक्स के कंसेप्ट जनरल टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जब आप रिटर्न के फॉर्म पे जाएंगे तो आपको मिलेगा। आउटपुट टैक्स को उसने सेल इनवॉइसेस में एसआई में लिखा होता है, इनपुट में परचेज इनवॉइसेस पीआई। क्रेडिट नोट जो है इशूड बाय द सेलर, डेबिट नोट जो है इशूड बाय द बायर। नेट सेल टैक्स पेबल का जो फॉर्मूला है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, यानी कि सेल्स के ऊपर जो टैक्स है वो माइनस परचेज के ऊपर जो टैक्स है। सेल टैक्स पेबल कैसे निकलता है? आउटपुट ज़्यादा होगा अगर इनपुट से, और रिफंड या कैरी फॉरवर्ड का क्या होता है कि अगर आउटपुट यानी कि सेल टैक्स जो सेल्स के ऊपर आपने चार्ज किया है अपने कस्टमर को वो कम होगा आपके इनपुट से, यानी कि जो माल आपने खरीदा और एडवांस में टैक्स पे कर दिया। अच्छा, अब ये हमारी जो स्लाइड है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये स्लाइड सारे काम छोड़ के आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बगैर किसी थकावट के आपने रिलैक्स हो के ये एक स्लाइड अगर आप समझ गए तो आप पूरी सेल टैक्स रिटर्न को ही समझ गए। ये मेरी मास्टर स्लाइड है, इसका मैंने नाम रखा हुआ है मास्टर स्लाइड। बड़े गौर से आपने सुनना है इसको। सबसे पहले हम आते हैं कॉलम नंबर 1 पे, बेसिक लेवल। आउटपुट टैक्स यानी कि मैं फ़र्ज़ करें हम लोग अब बना रहे हैं सेल, अब हम ना आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करीब होते जा रहे हैं अपनी रिटर्न की तरफ, ठीक है। तो अब हम फ़र्ज़ करें रिटर्न बनाने लगे। पहली रिटर्न हमने बनाई तो हमने जो अनेक्सचर सी में अपनी सेल टैक्स इनवॉइसेस ऐड की हैं, जो हमने अपने कस्टमर को उनके एनटीएन के ऊपर इशू किए हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स था जिसको हम आउटपुट टैक्स बोलते हैं वो फ़र्ज़ कर लो था 50,000 का। बिल्कुल ठीक। अब मैंने अगर कोई चीज़ बेची है तो मैंने खरीदी भी तो होगी, और जो मैंने माल ख़रीदा ज़ाहिर है मैंने वही थोड़े प्रॉफिट मार्जिन डाल के उसको जो है मैंने बेचा। तो मैंने जो माल ख़रीदा उसके ऊपर जो मेरा इनपुट टैक्स था वो था 45,000 से, जो प्रीवियसली मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि सेल टैक्स पेबल निकलता है आउटपुट माइनस आपका पेबल।
तो 50,000 मेरा आउटपुट टैक्स था, 45,000 मेरा इनपुट था, यानी कि ये 45,000 मैं अपने वेंडर को एडवांस पे कर चुका हूँ। इसी वजह से हम लोग इसको लेस करते हैं। तो मैंने 45,000 लेस किया, तो मेरा जो पेबल अमाउंट निकली 5,000। अब ये 5,000 की PSID मैं बनाऊंगा, 15 से पहले जमा करवाऊंगा और 18 से पहले मैंने अपनी रिटर्न जमा करा देनी है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मीडियम लेवल पे, सेकंड नंबर कॉलम। वही एग्जांपल कि मैंने जो चीज़ बेची उसके ऊपर जो टैक्स था, आउटपुट टैक्स, वो 50,000 का था। जो चीज़ मैंने खरीदी उसके ऊपर जो टैक्स था वो मेरा 40,000 था। ओके, अब इसमें दो चीज़ें नहीं ऐड की हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अज्यूम कर लेते हैं समझने की हद तक, इसको हम कहते हैं जो हमारा बेसिक लेवल 1 है ना, ये हमारा पिछला महीना था, अज्यूम, ठीक है। मैंने पिछले महीने जो सेल की है ना, जिसके ऊपर मैंने 50,000 अपना पे किया था इनपुट का क्रेडिट लेने के बाद, इस सेल में से मेरे साथ वही केस हुआ। मेरे कस्टमर ने मुझे कुछ सामान वापस किया और मैंने उसको जो है, उसने मुझे रिटर्न सबमिट करने के बाद, चेक जमा कराने के बाद उसने मुझे बताया, इंटीमेट किया। तो अब मैंने, क्योंकि मैंने पिछले महीने वो 50,000 पे किया था, अब जब वो मेरा माल मुझे वापस आ गया, तो जब मुझे मेरा माल वापस आया तो जो सेल टैक्स मैंने पे किया था, क्या मैं वो वापस नहीं लूँगा, मैं उसको रिवर्सल नहीं करूँगा। इसलिए जो है क्रेडिट नोट लेस होता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट नोट आपकी ओरिजिनल सेल इनवॉइस का कह लो रिवर्सल होता है, और अकाउंटिंग के टर्म्स के अंदर क्रेडिट नोट आपकी ओरिजिनल सेल की एंट्री का रिवर्सल होता है, ठीक है। आप उल्टी डबल एंट्री कर देते हो, जो चीज़ डेबिट की होती है वो क्रेडिट कर देते हो। अभी मैं डबल एंट्री यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, तो इसलिए मेरा क्रेडिट नोट लेस हो गया। अब डेबिट नोट, अज्यूम करते हैं कि पिछले महीने मैंने कुछ माल खरीदा, जो मैंने 45,000 बेसिक लेवल 1 में मैंने जिसका इनपुट लिया, उसमें से मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि यार मैंने तो कुछ माल वापस कर दिया था, ख़राब है, लेकिन मैंने इसका गलती से इनपुट ले लिया। अब जब मैंने पिछले महीने, क्योंकि 45,000 का बेनिफिट क्रेडिट लिया है, मैंने लेस किया है, और जब मैंने वो माल वापस किया है, तो असल में तो मैंने वो कंज्यूम नहीं किया, मैंने तो माल वापस कर दिया। तो लिहाजा जब मैंने माल वापस किया तो मैं, जाहिर है कि उसके ऊपर जो मैंने टैक्स का पिछले महीने 45,000 का बेनिफिट लिया था, माइनस किया था, वो मैं ऐड बैक करूँगा। तो मैंने डेबिट नोट क्या किया, ऐड कर दिया अपनी लाइबिलिटी के अंदर। यहाँ पे आपने ब्रेक लगा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं क्रेडिट नोट इशू करूँगा अपनी सेल टैक्स की इनवॉइस के अगेंस्ट, तो सेल टैक्स की जब इनवॉइस का इशू करते हैं, उसका सेल टैक्स हमने जमा करवाना होता है, जमा करवा दिया होता है। तो जब क्रेडिट नोट इशू किया तो मुझे उसका, मैंने उसको लेस कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन जब मेरी परचेज़ रिटर्न हुई, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी उसके अगेंस्ट जो क्रेडिट पिछले महीने लिया था वो अब मेरा ऐड बैक होगा। यानी कि जब मैं डेबिट नोट की बात कर रहा हूँ, जब बायर डेबिट नोट इशू करता है तो उसकी लाइबिलिटी में ऐड बैक होती है। दैट इज़ द मेन बिग प्रॉब्लम। यहाँ से जो है लड़ाई शुरू होती है। कैसे? यहाँ पे तो छोटी सी एग्जांपल है समझाने के लिए। मैंने 50 लाख की इनवॉइस इशू की थी, या मैंने 1 करोड़ की इनवॉइस इशू की थी, उसके ऊपर 17% मैंने डाल के 1 करोड़ 17 लाख की इनवॉइस की। 50,000 का, समझाने के लिए कह रहा हूँ, 50 लाख का राउंड में फिगर कर लेते हैं ना, 50 लाख का माल वापस हो गया, तो 17.5 का आप हाफ कर लो, तो तकरीबन 8 क्या हो गया, 8.5 लाख, 8,60,000। अब जब मैंने कस्टमर को कहा कि यार मैंने तो, ये तुमने मेरा माल वापस कर दिया और मैंने तो इसका टैक्स जमा करा दिया, तो मैं तो फिर क्रेडिट नोट इशू करूँगा, तो लिहाजा मैं क्रेडिट नोट इशू करूँ। क्यों? क्योंकि अगले महीने वो 8.5 लाख मेरा लेस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पिछला 17 लाख जमा करवा बैठा हूँ। अब जब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया तो बाय रूल क्या होता है, बाय रूल समझ लो, अब ये तमाम प्रोमिस कैसे ही है। अगर मैं क्रेडिट नोट जनवरी में इशू करता हूँ और फरवरी की रिटर्न, जनवरी की तो निकल गई ना, जनवरी में कर लेगा तभी ठीक है मेरा बायर एक्सेप्ट। अब मैं एक्सेप्ट के बताने लगा हूँ। अगर मेरे बायर ने जो मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है उसको अपनी रिटर्न के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जैसे हम यहाँ पे सेल डालते हैं तो हमारे कस्टमर की परचेज़ ऑटोमेटिकली पेड हो जाती है। जैसे ही हमने क्रेडिट नोट इशू किया तो हमारे जो कस्टमर है उसके पास ये डॉक्यूमेंट अपीयर हो जाएगा। तो अगर तो वो इसको एक्सेप्ट करेगा, वो कहेगा यार मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, दैट विल बिकम माई डेबिट नोट, तो मेरा तो 8.5 लाख रुपये ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी में, मैं तो नहीं ऐड करूँगा, ठीक है।
अब ये यहाँ से असल लड़ाई शुरू होती है। आपका अगर क्रेडिट नोट आपने फ़र्ज़ कर लें जून में इशू किया, तो अगर तो आपका कस्टमर उसको जून में एक्सेप्ट कर लेता तब भी ठीक है, जुलाई में एक्सेप्ट करता तब भी ठीक है। अगर उसने एक्सेप्ट ना किया तो ऑटोमेटिकली अगस्त के अंदर वो अमाउंट आपकी वापस ऐड बैक हो जाएगी। आसान लफ्ज़ों में मैंने जनवरी के महीने में 10 लाख का क्रेडिट नोट इशू किया, यानी कि 10 लाख की टैक्स की अमाउंट थी, तो मैं प्रोविजनली वो मुझे अलाउ करेगा कि मेरा 10 लाख रुपया जनवरी की लाइबिलिटी में से कम हो गया। ओके, जनवरी में मेरे कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, मैंने फरवरी में कॉल की, मैंने कहा यार तुमने मेरा क्रेडिट नोट एक्सेप्ट नहीं किया अपने पोर्टल पे, उसको एक्सेप्ट करो। उसने लिंगर ऑन किया, उसने यस नो करते करते टाइम गुजार दिया फरवरी का भी। अब जब मार्च की रिटर्न आएगी ना, तो वो 10 लाख रुपये ऑटोमेटिकली मेरा एडबैक हो जाएगा। असल लड़ाई की वजह ये होती है इस केस में कि आप फिर कहेंगे कि जनाब आपने कस्टमर को पीछे लगे रहेंगे कि जनाब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, आप मेरा क्रेडिट नोट इशू करें, ठीक, मुझे डेबिट नोट इशू करें, आप एक्सेप्ट करें, वो फिर करता नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा ना मसला है हमारे ना इधर इंडस्ट्री का। तो लिहाजा इसका सलूशन ये है कि जब भी आपने कोई सेल रिटर्न या परचेज़ रिटर्न होती है, तो अपने कस्टमर से आपने कंसेंट लेना है, उसको आपने रिटर्न एग्री कराना है, आपने उसको क्रेडिट नोट इशू करना है और उससे डेबिट नोट लाजमन लेना है। ठीक है, वो कैसा डॉक्यूमेंट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक इनवॉइस, ठीक है, जस्ट उसका ट्रीटमेंट मैथमेटिकली नेगेटिव ऐड और लेस होता है और अकाउंटिंग में डबल एंट्री का वो रिवर्सल होता है। तो मैंने जब भी क्रेडिट नोट इशू करना है, मैंने अपने कस्टमर को बताना है कि जनाब मैंने क्रेडिट नोट इशू किया, उसको अपने रिटर्न के अंदर जो है ना आपने करना है एक्सेप्ट, ठीक है, और आपने अपने कस्टमर को कहना है कि जनाब आपने इसको सेम टैक्स रिटर्न में करो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अगले महीने में तो लाजमन इसको एक्सेप्ट करना, नहीं तो ये वापस पैसे मुझे ऐड बैक हो जाएंगे, मुझे दोबारा पे करने पड़ेंगे अपनी जेब से। क्योंकि जब वो डेबिट नोट इशू करेगा तो उसकी लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी। मैंने तो क्रेडिट नोट इशू किया, मेरी लेस हो गई, तो ये एक इशू आता है। चलें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एग्जांपल के साथ जो है समझ आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे एडवांस लेवल पे। ये एडवांस लेवल जो है ना आपके 90% सेल टैक्स रिटर्न जो है कवर करती है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट वगैरह होती हैं प्रीवियस पीरियड्स की, वो जब हम अपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो मैं वहाँ आपके साथ चीज़ें डिस्कस भी कर लूँगा। 95% आपकी एडवांस लेवल जो है ना कॉलम नंबर 3, यही आपकी रिटर्न है। अब ये क्या है, सिंपल उसी तरीके से आपने जो एनेक्चर सी के अंदर अपनी सेल टैक्स इनवॉइसेस अपलोड की, उसके ऊपर जो सेल टैक्स था उसको दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट टैक्स, वो आपका 50,000 था। जो आपने अपने एनेक्चर ए के अंदर अपने इनपुट क्लेम किया, जो आपको दूसरे आप सप्लायर्स ने आपको माल बेचा हुआ था, आपके पोर्टल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ गया कि इस बंदे ने आपको माल बेचा आपके एंटीएन पे, ठीक है, आपने जो एडमिजिबल जो इनपुट था, ठीक है, वो आपने ले लिया। और उसके बाद जो है आपने कुछ सेल रिटर्न हुई थी वो आपने लेस कर दी, कुछ आपने परचेज रिटर्न की थी वो आपने ऐड बैक कर दी। अब लास्ट 2 आइटम्स जो है ना वो न्यू है, वो मैं बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले है ऐड STWH, सेल्स टैक्स विद हेल्ड बाय द रिटर्न फाइलर। ये क्या होता है जनाब, ये वो अमाउंट है जब आप अपने सप्लायर को या सर्विस प्रोवाइडर को, रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोविंस, ठीक है, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, जब आपने अपने सप्लायर को पेमेंट की या सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट की, तो पेमेंट करते हुए आपने उसका सेल्स टैक्स विदहेल्ड किया। रिमेंबर, ठीक है, लास्ट वीडियोस की एंट्री में मैंने आपको बताया था, ठीक है, आपने क्या किया, उसका सेल टैक्स विदहेल्ड किया। अब वो आपकी अपनी अमाउंट नहीं थी, वो आपने अपने सप्लायर के बिहाफ पे जो है गवर्नमेंट को जमा करवानी है, ठीक है। वही जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, विद होल्डिंग क्यों करते हैं कि FBR वगैरह को, टैक्स अथॉरिटीज़ को मॉनिटरिंग का जो है वो एक टूल मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप अपने सप्लायर के बिहाफ पे उसका टैक्स जमा करवा रहे हैं। अब आपने इसका विदहेल्ड किया तो आपकी ये लाइबिलिटी है, तो आपकी अमाउंट वो ऐड हो जाएगी क्योंकि वो आपका अपना है नहीं, आपने जमा करवाना है। क्लियर। नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम बट नॉट द लीस्ट, लेस सेल टैक्स विदहेल्ड बाय द बायर। ऑपोजिट मीडियट इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जी मुकाफाते अमल। कैसे, आपने अगर किसी का सेल टैक्स विदहेल्ड किया है तो कस्टमर आपको पेमेंट करते वक्त आपका नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो जब आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट करते हुए आपका सेल टैक्स विदहेल्ड किया, यानी कि आपने सेल टैक्स की इनवॉइस जब अपना जो रिटर्न थी वो जमा करवानी थी अगले महीने की 10 तारीख 15 तारीख से पहले 18 तारीख से पहले, लेकिन आपको इस मंथ में जो पेमेंट आई है किसी भी इनवॉइस की, किसी भी प्रीवियस मंथ की, तो आपका एडवांस में सेल टैक्स विदहेल्ड हो गया, ठीक है। तो आपने जो एडवांस में विदहेल्ड कराया, क्या वो नहीं लेस करना? बिल्कुल लेस करना, तो आपने वो भी लेस कर दिया।
तो जमा माइनस करने के बाद आपका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स माइनस आपका क्रेडिट नोट जमा आपका डेबिट नोट ऐड करेंगे जो कस्टमर आपने अपने सप्लायर का विदहेल्ड किया और लेस करेंगे जो कस्टमर ने आपको पेमेंट करते वक्त आपका विदहेल्ड किया। तो जमा माइनस करने के बाद आपकी जो लाइबिलिटी निकली है लेवल 3 में एडवांस लेवल में एंड दैट इज़ 18,000 रुपीज़। ठीक है, ये 18,000 जो है अब आपने जमा करवाना है। एक्चुअली में आपका आउटपुट टैक्स कितना था जो आपने एनेक्सचर सी के अंदर अपनी सेल टैक्स इनवॉइसेस अपलोड की उसके ऊपर टोटल था 50,000। असल में ये आपने 50,000 जमा करवाना था, लेकिन उसमें से जो आपने एडवांस में अपने वेंडर को पे कर दिया इनपुट की शक्ल में वो आपने लेस किया। कुछ सेल रिटर्न हुई पिछले किसी पीरियड की वो आपने लेस कर दी क्योंकि प्रीवियसली आप जमा करवा चुके थे। कोई परचेज़ रिटर्न हुई प्रीवियसली आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था लिहाजा बैड बैक हो गया। आपने अपने वेंडर को पेमेंट करते वक्त उसका सेल टैक्स विदहेल्ड किया, लाइबिलिटी ऐड हो गई। आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट करते वक्त आपका अमाउंट विदहेल्ड कर ली एडवांस में, वो आपके लेस हो गई। तो मैथमेटिकली जमा माइनस करने के बाद आपने 18,000 जो है वो डिपॉजिट करवाया और यही जो अमाउंट है यही जो है आपकी पूरी जो है सेल टैक्स की रिटर्न। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपने सेल टैक्स की रिटर्न समझ ली और आपने सेल टैक्स के रिलेटेड जो है इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चन है वो भी आपने जो है समझ लिया। वो यही चीज़ें पूछता है अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए कि जो बच्चा काम कर रहा है उसको जो है काम आता कि नहीं आता। असल में ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है। क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है पोर्टल का रहा होता है और पोर्टल जो है ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करता है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ जो है वो मेरे स्टूडेंट्स में और जो दूसरे स्टूडेंट्स में फ़र्क करता है। यही वो चीज़ है जब मेरे जो ट्रेनर्स कहीं जाके काम करते हैं तो उनके बिटवीन द पीयर्स अमंग द पीयर्स उनकी ये जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज उनको मिलता है कि पोर्टल पर जाने से पहले उनको पता होता है कि हमारी लाइबिलिटी क्या है। तो वो अपने बॉस को इस तरीके से इंप्रेस भी कर सकते हैं और जो अच्छी चीज़ पे बड़े लेवल पे इंडिपेंडेंटली काम करे तो उनको पता होता है वो अपना कैश फ्लो पर किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, बजटिंग होती है पूरी। अच्छी कंपनीज ने क्या किया होता है कि उन्होंने प्रॉपर वो क्वार्टरली एनुअल सेमी एनुअल बजट होते हैं उन्होंने बजट एलोकेट किए होते हैं। तो फिर कैश फ्लो एकदम से इंजेक्ट कर लेना वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके एकदम से जो है वो बूस्ट करके सेल टैक्स की लाइबिलिटी, ठीक है, तो आपने फंड्स को एलोकेट किया होता है कि जनाब मैंने इस महीने मैंने इतना सेल टैक्स पे करना है। तो अब आपको ये चीज़ें आज से पता होंगी तो आपको पता होगा ना। प्रीवियसली 6 मंथ का ट्रेंड देख के अपने परचेजेस का ट्रेंड देख के अपनी सेल का ट्रेंड देख के आप एक जो है एस्टिमेटेड रफ फिगर अपने पास एक फ़ंड एलोकेट कर लेते हो। 19-20 तो होता ही है, ठीक है, कि जनाब इस महीने मैंने इतना सेल फंड साइड पर लगाना, सेल टैक्स की पेमेंट करना, क्योंकि वो हर हालत में आपने करनी है, आपकी ऑब्लिगेशन है। तो ये मास्टर स्लाइड अगर आप समझ गए तो आप जो है सेल टैक्स रिटर्न बनाना सीख गए। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमारे पास जो है मैंने नेक्स्टर्स के साथ यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA, सिंध रेवेन्यू बोर्ड SRB, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी और बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, इन सब के नेक्स्टर सेम ही हैं। FBR में 2 नेक्स्टर्स डिफरेंट है, वो मैं भी बता देता हूँ क्या फ़र्क है। तमाम के तमाम जो है जो आप अपने सेल टैक्स की इनवॉइसेस इशू करते हो वो नेक्स्टर C में आते हैं। जब आपके कस्टमर को आप इनवॉइस इशू करते हो तो वो एनेक्सचर C में आ जाती है। और जब आपका वेंडर आपको इनवॉइस इशू करता है, ठीक है, आप परचेज़ करते हो तो आपके वो एनेक्सचर A में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एनेक्सचर C अपलोड करोगे तो जिस पार्टी के एंडियन पर सेल टैक्स इनवॉइस इशू किया है वो उसके एनेक्सचर A में ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो परचेजेस का जो टैक्स इनपुट टैक्स वो एनेक्सचर A के अंदर आता है। क्रेडिट नोट, क्योंकि क्रेडिट नोट आपका सेल इनवॉइस से रिलेटेड होता है, उसका रिवर्सल होता है, तो वो भी एनेक्सचर C में आता है। डेबिट नोट जो है वो आपका परचेज से रिलेटेड होता है, परचेज रिटर्न होती है, तो वो भी आपका एनेक्सचर A में आता है। सेल टैक्स विद हेल्ड बाय द रिटर्न फाइलर, आप अपने वेंडर को पेमेंट करते वक्त उसका सेल टैक्स विद हेल्ड करते हो तो वो भी एनेक्सचर A में आता है, क्योंकि परचेजेस आपके एनेक्सचर A में है और आपका कस्टमर आपको सेल इनवॉइसेस के ऊपर जो सेल टैक्स विद हेल्ड करता है एडवांस में, ठीक है, क्योंकि वो सेल इनवॉइसेस के ऊपर होता है तो उसका डाटा भी आप एनेक्सचर C के अंदर ही अपलोड करते हो। फ़र्क FBR और इसका बस ये है कि FBR के अंदर क्रेडिट और डेबिट नोट का जो है वो एनेक्सचर I अलहदा से है। वैसे तो FBR के अंदर जो है मोर दैन आई बिलीव 11 या 13 जो है एनेक्सचर हैं, क्योंकि वो आपकी पूरे पाकिस्तान से जो है तमाम इंडस्ट्रीज उस पोर्टल के ऊपर काम कर रही हैं। होना तो ये चाहिए कि आपकी रेलिवेंट इंडस्ट्री और रेलिवेंट कंपनी का जो है डाटा अपीयर होना चाहिए आपके पोर्टल पर, लेकिन आपको सारा आ रहा होता है, चाहे लेदर की हो, चाहे पेट्रोलियम की हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी जो है मैन्युफैक्चरर हो, इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, आपके तो तमाम के जो एनेक्सचर यहाँ पे आ रहे होते हैं और जो सी कंपनी का जो सी रेलिवेंट एनेक्सचर होता है वो उसको फिल आउट कर रहा होता है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना उसका एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल 1 बाय 1 करवा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो है वो क्या है,
मेरे पास डिस्क्रिप्शन है, सेकंड कॉलम में मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद रेफरेंस है। मैं आपको एक एग्जांपल एक छोटी सी करवा देता हूँ, 6 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेल इन्वॉइसेस। जब मैंने सेल इन्वॉइसेस इशू की तो एक्सप्लेनेशन, सेल टैक्स चार्ज ऑन सेल इन्वॉइसेस टू कस्टमर। तो आपका ये आउटपुट टैक्स है, ये आपने ऐड करना होता है। क्रेडिट नोट इशू, सेल वर्सल सेल रिटर्न, कोई नहीं था, ज़ीरो, तो टोटल नेट आउटपुट टैक्स आ गया 1 मिलियन रुपीज़। पीआई परचेज इन्वॉइसेस, क्योंकि पोर्टल के ऊपर उसने एसआई पीआई लिखा होगा। सेल टैक्स चार्ज ऑन वेंडर्स बिल बाय द सप्लायर, ठीक है, मतलब ये बाय द सप्लायर या वेंडर बिल बाय द वेंडर, वो दोनों एक ही हैं, दोनों इंटरचेंजेबल जो है टर्म्स है, दोनों वेंडर सप्लायर एक ही चीज़ होता है, ठीक है। अब आपका जो इनपुट टैक्स बन गया, ठीक है, इनपुट टैक्स आपका जो है 6.5 लाख का था, तो वो लेस होता है, तो आपने उसको लेस किया। डेबिट नोट आपने देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट कोई नहीं किया आपने, कोई परचेज इनवॉइसेस के परचेज रिवर्सल रिटर्न के अगेंस्ट, तो ज़ीरो था, तो नेट आउटपुट आपके पास निकल आया कितना, 6.5 लाख। तो 1 मिलियन में से 650,000 आप लेस करोगे तो 350,000 आपकी पेबल अमाउंट है जो आपने पे करनी है। येलो हाईलाइटेड आइटम्स जो हैं वो न्यू आइटम्स हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास 1 मिलियन वो टैक्स की अमाउंट है जो हमारा आउटपुट टैक्स कहलाता है, सेल इनवॉइसेस के ऊपर था, जो मैंने अपने कस्टमर को चार्ज किया। उसके बाद 90,000 लेस क्रेडिट नोट इशू, मींस के मैंने फ़र्ज़ करें ये प्रीवियस मंथ था, तो मैंने 10 लाख में से 90,000 की कोई मेरी जो इन्वॉइसेस है ना वो इस तरीके से वापस आई कि उनके ऊपर जो टैक्स बनता था 90,000 था, तो सेल रिटर्न हुई मेरी, ठीक है, तो मेरा टैक्स भी रिटर्न जो मैंने ये जमा करवाया था मैंने वो लेस कर दिया, तो नेट आउटपुट टैक्स मेरा 1 मिलियन माइनस 90,000 कितना आ गया, 910,000। उसी तरीके से उस महीने जो मैंने परचेज़ की थी उसके ऊपर जो मुझे टैक्स लगा इनपुट टैक्स वो 650,000 था, तो टेक्निकली 910,000 माइनस 650, तो मेरा 260 जो है वो पेबल अमाउंट निकल आई। क्लियर। उसके बाद एग्जांपल 3, सेल इनवॉइसेस के ऊपर जो मैंने सेल टैक्स इशू किया नेक्स्ट सी के अंदर, ठीक है, आउटपुट टैक्स जो मेरा कहलाया वो मेरा जो था 1 मिलियन था, बिल्कुल ठीक। क्रेडिट नोट मैंने कोई इशू नहीं किया, तो नेट आउटपुट टैक्स मेरा 1 मिलियन आ गया। उसी तरीके से सेम मैंने इनपुट टैक्स जो क्लेम किया 650,000 था, लेकिन अज्यूम करते हैं कि इस 6,50,000 में से मैंने कोई परचेज़ रिटर्न कर दी, कोई परचेज़ रिवर्सल थी, किसी भी वजह से वर्सो एवर रीज़न, तो मैंने इस महीने जो लेस किया वो मैंने माल वापस कर दिया। तो जो लेस किया क्या मैं उसका वापस नहीं करूँगा गवर्नमेंट को, ऐड बैक किया। इसलिए देखें डेबिट नोट जब भी इशू करते हैं तो आपने 35,000 वो जो डेबिट नोट जब भी इशू करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, ऐड होती है। तो मेरा जो सप्लायर था जिससे मैंने माल खरीदा उसने क्रेडिट नोट इशू किया 35,000 का, तो उसी तरह इस केस में उसका 35,000 लेस हो गया होगा और मेरा ऐड बैक हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल में जब मैंने 90,000 जो है क्रेडिट नोट इशू किया और मेरा बायर जो है जब उसको एक्सेप्ट करेगा, इसी तरह एक्सेप्ट करेगा, तो उसका 90,000 जो है वो ऐड बैक हो गया होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से 650,000 माइनस 35,000, तो नेट इनपुट टैक्स मेरे पास 615 आ गया। तो टेक्निकली 1 मिलियन माइनस 615,000 385,000 मेरा पेबल अमाउंट है। एग्जाम्पल 4, 1 मिलियन का मेरा आउटपुट टैक्स था, 650,000 का मेरा इनपुट टैक्स था। अब न्यू एक आइटम ऐड हुई है, सेल टैक्स विद हेल्ड बाय द बायर एज विद होल्डिंग एजेंट। सेल टैक्स विद हेल्ड ऑन आवर सेल टैक्स इनवॉइसेस बाय बायर। हमारे कस्टमर ने हमें पेमेंट की और पेमेंट करते वक्त हमारा सेल टैक्स विद हेल्ड कर लिया, जो मैंने आपको प्रीवियसली सारे विद होल्डिंग रूल्स ईच प्रोविंस के पढ़ाए थे। जिस तरह PRA में है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो फिर तो आपका ये विद हेल्ड होगा ही नहीं, लेकिन अगर आप पंजाब में एज आ सर्विस प्रोवाइडर काम कर रहे हैं और आप इंडिविजुअल या AOP या नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं तो आपका 100% सेल टैक्स विद हेल्ड होगा। अगर आप सिंध में हैं तो रिगार्डलेस आप कॉर्पोरेट या नॉन कॉर्पोरेट है, वो सिंपल कहता है कि जनाब जो भी सेल टैक्स इनवॉइस इशू करेगा उसका 20% विद हेल्ड करना है विद होल्डिंग एजेंट ने, जो SRB के साथ रजिस्टर्ड होगा। और KPK वालों का है कि जो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होगा 50%, इनएक्टिव या रजिस्टर्ड होगा तो 100% विद हेल्ड करना है। तो ये वो विद होल्डिंग रूल्स हैं, उसके मुताबिक विद हेल्ड हो रहे हैं। तो मेरा जो है फिर टेक्निकली क्या हुआ, 1 मिलियन में से माइनस मेरा इनपुट टैक्स और जो मेरा एडवांस में मेरे कस्टमर ने विद हेल्ड किया, तो मैंने टेक्निकली 120,000 पे कर दिया। फिर एग्जांपल 5 में 1 मिलियन का मेरा आउटपुट टैक्स था, 650,000 का मेरा इनपुट टैक्स था। अब ये मेरा ऐड हो रहा है, ये देखें ऐड, ये क्या है, सेल टैक्स विद हेल्ड बाय द रिटर्न फाइलर एज विद होल्डिंग एजेंट। रिटर्न फाइलर कौन होता है, ओबियसली सेलर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है सेल टैक्स कौन जमा करवाता है, सेल टैक्स जमा करवाता है बेचने वाला सेलर, ठीक है। सेल टैक्स जमा करवाना सेलर की जिम्मेदारी है, बायर की नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है, बेचने वाला सेलर। तो सेल टैक्स विद हेल्ड बाय द रिटर्न फाइलर, यानी कि जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसने सेल टैक्स विद हेल्ड किया। ये 1,50,000 की है,
जो मैंने अपने वेंडर या सप्लायर को पेमेंट करते वक्त, सर्विस प्रोवाइडर को करते वक्त उसका विदहेल्ड किया। तो क्या होगा, जब मैंने ये विदहेल्ड किया, ऐड करूँगा क्यों, मेरी लाइबिलिटी है, तो 1 मिलियन माइनस 650,000 ऐड 150,000, तो मेरा 500,000 पेबल अमाउंट निकल आई। अब यहाँ पे मैंने तो उसका लाइबिलिटी ऐड की, लेकिन मेरा फ़र्ज़ कर लें ये एक ही कस्टमर का था, तो उसका तो एडवांस में मैंने विदहेल्ड किया, तो वो क्या करेगा, जब रिटर्न फाइल करेगा तो इसी तरीके से अपना लेस कर देगा कि जनाब मेरे बायर ने जो है हमारा 1.5 लाख विदहेल्ड किया है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद एग्जांपल 6, 1 मिलियन मेरे पास आउटपुट टैक्स था, क्रेडिट नोट सेल रिवर्सल मेरी उसके टैक्स अमाउंट 90,000 थी, तो नेट आउटपुट टैक्स निकल आया 910,000। इनपुट टैक्स मेरे पास 650,000 था, मेरे कस्टमर ने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया और वो बिल्कुल जेन्युइन था, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। डेबिट नोट मेरा बन गया, तो मैंने डेबिट नोट एक्सेप्ट किया, तो 30 मेरा एड बैक हो गई, ठीक है। तो मेरे पास टेक्निकली नेट अमाउंट आ गई 615,000। 1.5 लाख रुपया जो है मैंने अपने वेंडर का विदहेल्ड किया और 2,30,000 मेरे कस्टमर ने मेरा विदहेल्ड किया, तो जमा माइनस करने के बाद टेक्निकली जो मेरा पेबल अमाउंट निकली वो 145,000 निकली। ये 6 एग्जांपल्स जो हैं, अगर आपने डियर स्टूडेंट्स इसको आपने कर लिया कवर, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, तो आपने 95% जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसका कंसेप्ट कैलकुलेशन आपने सीख लिया। इसको ये हर चीज़ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये करवाने का पर्पज़ ये है कि ये काम एक 20,000 लेने वाला बुक कीपर भी कर सकता है, ठीक है। सिंपल जो है उसने एनेक्सर सी अपलोड करना है, एनेक्सर ए में से इनपुट उसने क्लेम कर लेना है और PSID बना के जनरेट करके दे देगा। तो फिर आप लोगों का इतना क्वालिफाई होने का, ACC ACMA करने का क्या फ़ायदा, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें ना पता हों। तो आपको करवाने का, समझाने का पर्पज़ ये है कि पोर्टल के ऊपर जाने से पहले आपको पता हो कि जनाब ये पोर्टल मेरी कितनी लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और मैंने कितना फ़ंड अपना एलोकेट करना है। कुछ लोग फाइनेंस मैनेजर की भी जॉब्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने फाइनेंस को मैनेज करना आता है, तो उनको वो पहले से उनको पता होता है कि जनाब मेरी 19-20 होने के बाद इस महीने इतनी लाइबिलिटी निकलेगी, लिहाजा मैंने इतना फ़ंड जो है साइड पे एलोकेट इसको करके रखना है अपनी सेल टैक्स की लाइबिलिटी के अगेंस्ट। तो ये करवाने का मकसद है आपको एक्सपर्टीज़ बनाना। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लोग अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर देते हैं। तो बीइंग अ कंसल्टेंट आपको पता होगा तो अपने क्लाइंट को बताओगे ना कि जनाब आपने इस महीने इतना फ़ंड जो है निकालना, वरना क्या होगा कि आपने उसकी पूरी वर्किंग कर दी और उसको फ़ोन करके कहा जनाब आपने तो इस दफ़ा 25 लाख रुपया जमा कराना है, वो आगे से बेचारा मासूम आदमी कह देगा कि यार मैं कहाँ से जमा कराऊंगा 25 लाख रुपया। तो एटलीस्ट आपको पता हो पिछले 6 मंथ का ट्रेंड देके, 1 साल के ट्रेंड एनालिसिस करके, ट्रेंड एनालिसिस बना के इनपुट आउटपुट का, सेल का, कि आप अपने क्लाइंट को बताओ कि जनाब इस दफ़ा आपने जो है ना कम अज़ कम 22 से 26 लाख रुपया ना अपने पास, या 23 से 26 लाख रुपया अपने पास रखना है। इसके दरमियान आपकी जो है ना सेल टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी। तो कंसल्टेंट इसी चीज़ का पैसा लेता है, फाइनेंस मैनेजर इसी चीज़ का पैसा लेता है, ठीक है। मैनेजेरियल स्किल, लीडरशिप स्किल जो होते हैं वो फिर आपको आगे लेके चलते हैं और आपको पता होता है कि जनाब मैंने इस महीने कैसे अपने फ़ंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनुअल ये करवाने का मकसद है कि हर चीज़ कैलकुलेट तो कर रहा है, लेकिन आपको भी पता हो कि वो जो नंबर्स जनरेट कर रहा है पोर्टल वो किस तरह, किस बेस पे कर रहा है। उसके बाद सेम एग्जांपल है, लेकिन ये रिफ़ंड का केस है। ये आप लोगों ने जो है ये 7 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, 6, तो टोटल आपकी 12 एग्जांपल जो है इस केस के ऊपर भी हो जाएंगे। पीछे भी हमने तकरीबन देखी, तो इस लेक्चर में काफ़ी तकरीबन कोई 30-32 एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ पोर्टल के ऊपर जाने से पहले हर चीज़ समझा देंगे। इसमें कोई इशू होगा तो आपने मुझे लाजमन पूछ लेना। इसमें बस कंसेप्ट ये है कि तमाम केस में आपका इनपुट जो है वो कम है और आउटपुट आपका ज़्यादा होगा, लिहाजा आपका वो रिफ़ंड या कैरी फॉरवर्ड का बैलेंस जनरेट करेगा। अच्छा, अब जो है आ जाती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये वाली स्लाइड्स जो है ना स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिनका जो बैकग्राउंड है दैट इज़ अकाउंटेंसी। अगर तो कुछ मेरे वैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर लॉ के बैकग्राउंड से होते हैं, तो आपने बेशक इसको स्किप कर दीजिएगा इतने पार्ट को, ठीक है, मत सुनिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। यू कैन क्रिएट योर ओन, वो उसको क्या बोलते हैं हम, कंसेप्ट, ठीक है, ओवर द नाइट, ठीक है, इट्स टाइम टू बिल्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप ओवर द नाइट कंसेप्ट जो है उसको बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। कंसेप्ट ऑलवेज टेक्स टाइम टू बिल्ड। तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस वाले पार्ट को बेशक आप थोड़ा सा आगे स्किप कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बाकी जो काउंटिंग वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ रहें, उसको देखें। आपने एक सबसे पहले आपने क्या किया, आप माल खरीदते हो तभी बेचते हो ना, तो सबसे पहले जो है आपने कुछ परचेजेस की, तो परचेज अकाउंट में आपने इन्वेंटरी अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया। एसेट होता है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो आपने डेबिट कर दिया। इनपुट टैक्स जो है
जो परचेजेस के ऊपर लगता है वो एडवांस में होता है, इसलिए आप उस अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जो है सेल टैक्स एडवांस के अंदर जो है उसको अकाउंट ओपन करते हो और आपने जो है उसका 17% से उसको डेबिट कर दिया कि आपने एडवांस में पे किया, ठीक है, एसेट क्रिएट किया और अपने ट्रेड क्रेडिटर की लाइबिलिटी अपने वेंडर पेबल को क्रेडिट कर दिया। या आपकी जो है एंट्री कंप्लीट हो गई। जेवी के थ्रू नॉर्मल आप एंट्री करते हो, वैसे तो जो ईआरपी होते हैं वो आप जस्ट अपना वेंडर बिल बुक करते हो वेंडर के अंदर जाकर, तो पीछे उस एंट्री वो यही कर रहा होता है। उसके बाद आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 20% प्रॉफिट डाला और आपने 1 लाख का माल 1,20,000 में बेच दिया। अब आपने एंट्री की सेल इनवॉइस की, ये परचेज इनवॉइस की थी, टैक्सेबल परचेजेस, और ये 2 नंबर जो है आपकी सेल टैक्स इनवॉइस की एंट्री है। ट्रेड डेटर को आपने डेबिट किया, ठीक है, आपने रिसीवेबल डेबिट किया। एसेट होता है करंट एसेट, इंक्रीज़ करते हैं तो डेबिट करते हैं। आपका एसेट इंक्रीज़ हो गया, करंट एसेट 1,40,400 आपने अपने कस्टमर से लेना है। FBR आउटपुट सेल टैक्स, ठीक है, 17%। अब आप जो सेल टैक्स की इनवॉइस इशू करते हो उसके ऊपर जो अपने कस्टमर को सेल टैक्स चार्ज करते हो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा नेट ऑफ टैक्सेस जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स में जो है वो बुक होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो रेवेन्यू, प्योर रेवेन्यू जो है 1,20,000 का आपका रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हुआ। रेवेन्यू जो है नॉमिनल अकाउंट होता है आपका। जब इनकम आपका अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट इंक्रीज़ करते हैं तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो आपकी ये सेल टैक्स इनवॉइस की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब समझ माशाल्लाह आप इसे पढ़ चुके हैं, अब आपको पता है कि लाइबिलिटी कैसे निकलती है। आउटपुट माइनस ये 20,000 आउटपुट सेल टैक्स माइनस इनपुट माइनस, तो यानी कि 20,000 आउटपुट में से माइनस किया मैंने 17,000, तो आपका कितना निकल आया 3,400। अब ये 3,400 जो है आपने FBR को पे करना है, यानी कि जो पीछे हमने सारा प्रीवियस पढ़ा वो सेम के सप्लाई होता है। अब ये तो आपने इसको जमा माइनस कर दिया। अब इसकी डबल एंट्री कैसे बुक करनी है, आपने मंथ एंड के ऊपर, पीरियड के ऊपर इसको करना होता है 0। तो इनपुट टैक्स आपका 17,000 था डेबिट, अब आपने इसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। FBR इनपुट सेल टैक्स को आपने क्रेडिट कर दिया 17,000, तो डेबिट 17,000 क्रेडिट 17,000, नेट इफेक्ट आपका बैलेंस कितना आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 0 आ गया। अब आउटपुट टैक्स जो आप लाइबिलिटी जनरेट कर रहे थे, ठीक है, क्रेडिट, अब आपने पे भी तो करनी है लाइबिलिटी, तो आपने उसको डेबिट कर दिया, ठीक है, आउटपुट FBR आउटपुट वाले को डेबिट कर दिया। तो इसके लेजर के अंदर जो है ना 3,400 का जो बैलेंस है ना वो क्या होगा, आपका वो बैलेंस जो है वो क्रिएट हो गया होगा। तो उसी तरीके से देखें मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नेट GST टैक्स अमाउंट पेबल जो है वो आपका 3,400 निकल आएगा, ठीक है। अब ये जो है आपने जमा करवाना है। जब आप ये जमा करवा देंगे सिंपल, तो आप इसको क्या करेंगे, नेट GST सेल टैक्स पेबल, ये वाले अकाउंट हेड को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपका जो इनपुट था 17,000 का डेबिट, आपने उसको क्रेडिट किया, तो इनपुट वाला तो लेजर 0 हो गया, 17,000 डेबिट 17,000 क्रेडिट लेस। उसके बाद जो आपने 20,400 आपने क्रेडिट किया हुआ था वो आपने डेबिट कर दिया, तो आउटपुट का भी जो है वो लेजर का बैलेंस 0 हो गया। अब एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, डबल एंट्री, क्रेडिट साइड पे बैलेंस कम है, तो आपने अपना नेट GST सेल टैक्स पेबल के अकाउंट को ये लाइबिलिटी में आपने खोला होगा, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, सेल टैक्स के हेड के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट में आपने उसको लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी क्रेडिट करते तो इंक्रीज़ होती है, तो आपने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो आपकी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे तो क्या करेंगे, आपने इस नेट GST सेल टैक्स पेबल को अकाउंट को करना है डेबिट और अपने बैंक अकाउंट को करना है क्रेडिट। तो जब ये 3,400 से डेबिट होगा तो ये भी जो इसका बैलेंस है 0 हो जाएगा, और बैंक आपका करंट एसेट होता है, जब करंट एसेट कम होता है तो आपका वो क्रेडिट होता है। जब बैंक अकाउंट से पैसे गए तो क्रेडिट करेंगे तो 3,400 से आपका बैंक कम हो जाएगा और आपकी डबल एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन होगी तो लाजमन जो है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मैंने एक वो बनाया हुआ है कि लेजर इफेक्ट क्या होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। रेफरेंस 1 में पहले इनपुट टैक्स डेबिट हुआ, तो इनपुट टैक्स लेजर में वो 17,000 डेबिट हो गया। उसके बाद रेफरेंस 3 में इनपुट टैक्स जो है वो देखें यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो वो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट उसका इफेक्ट 0 हो गया। फिर आउटपुट का लेजर आ गया, तो आउटपुट जो है पहले वो क्रेडिट हुआ 17,000 से, 20,400 थे, तो वो 20,400 से क्रेडिट हो गया। फिर मैंने नेट इसके एडजस्टमेंट एंट्री डाली, तो आउटपुट मैंने डेबिट किया, तो वो डेबिट हुआ, तो ये भी नेट इफेक्ट क्या हो गया 0। उसके बाद रेफरेंस नंबर 3 में मैंने क्या किया, नेट GST सेल टैक्स पेबल को क्रेडिट किया, तो वो क्रेडिट 3,400 से क्रेडिट हो गया। और जब मैंने पेमेंट की तो मैंने डेबिट किया और बैंक को जो है मैंने इसको मैंने डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, तो इसके अकाउंट का भी बैलेंस 0 हो गया, यानी कि मैंने अपनी मंथली लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दिया। ये हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई।
अब जो मैंने आपको समझाई है ना, सेम एग्जांपल है लेकिन ये रिफ़ंड के केस में है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। इसके ऊपर आपका मुझे एक वॉइस मैसेज चाहिए कि सर हम आपको जो डबल एंट्री है उसका बताते हैं, ठीक है। ये टैक्सेबल परचेजेज हैं, टैक्सेबल प्राइस हैं, और नेट जीएसटी क्या है, और ये एडजस्टमेंट ये आपने मुझे बतानी है कि क्यों हमने इसको डेबिट किया, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम लोगों ने इसकी एंट्री को सेटल आउट किया, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। और उसका ये टी अकाउंट भी आपकी ईजीनेस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं इशुएंस ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट, कि जनाब हर चीज़ की एक टाइम लिमिट होती है। तो डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करने का क्या टाइम है? क्या वो हम कभी भी इशू कर सकते हैं? नहीं जनाब। पीआरए का रूल है, पीआरए कहता है कि जनाब आपने जब इन्वॉइस इशू की है, ठीक है, तो उसका जो कोरस्पोंडिंग डेबिट या क्रेडिट नोट है विद इन 90 डेज़ जो है, यानी कि 3 माह के अंदर आप इशू कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप पंजाब के अंदर सेल काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, और आपकी इन्वॉइस जो है वो कोई गलत इशू हो जाती है, या उसमें आपने कम या ज़्यादा करना है, तो पीआरए वाले आपको इजाज़त देते हैं कि आप 90 डेज़ के अंदर क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर दो, और करने के बाद जो है अपनी इन्वॉइस को सेटल आउट कर सकते हो। अगर ये आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कि आपका जो इन्वॉइस है ना टाइम बार्ड हो गया। ये मैं अभी आपके साथ मैनुअल शेयर करूँगा ना, उसमें भी आप पढ़ लेना, ठीक। ये आपने जो है इसको दोबारा मैं टर्म को बोलता हूँ टाइम बार्ड, कि अगर आपने सेल टैक्स की इन्वॉइस को आपने इशू कर दिया और आपका जो है किसी किस्म का कोई उसके अंदर कोई मसला निकल आया, तो क्या होगा कि आप उसको 90 डेज़ के अंदर उसको इशू कर सकते हो, क्रेडिट या डेबिट नोट। अदरवाइज़ फिर टाइम बार्ड हो जाएगी, फिर आपकी इन्वॉइस पूरी कैंसिल होगी, जो सेल टैक्स पे किया आपका ज़ाया। सिंध वाले कहते हैं, और एफबीआर वाले और केपी के वाले और बलोचिस्तान के भी यही है, वो कहते हैं जनाब आप 180 दिन के अंदर जो है उसको आप अपना क्रेडिट डेबिट नोट इशू कर सकते हो, यानी कि ये आपको 6 माह का टाइम देते हैं। तो आपकी जब भी इन्वॉइस गलत हो गई, कोई आपने उसके अंदर कमी बेशी करनी है, तो आप 180 डेज़ के अंदर उसको कर सकते हो। अब दूसरा आता है इनपुट टैक्स। ये हमारा केपी के वाला जो है ब्लैंक क्यों है? अच्छा, इसको जनाब ये हमारे साथ कोई हो गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये कोई कॉपी पेस्ट में ना हो गया। इसको चलो मैं बता देता हूँ, वैसे इसका भी बहरहाल 180 है, मैं आपको बताता हूँ। अब इनपुट टैक्स, अब क्वेश्चन ये है कि सर मैं तो सेल टैक्स इनवॉइस इशू कर रहा हूँ जनवरी की, तो मैंने वो जमा करवाना है उसका टैक्स फरवरी में, और मैं 10 फरवरी से पहले उसकी सेल टैक्स इनवॉइस इशू कर दूँगा। तो जो मेरे एनेक्चर ए के अंदर मेरे वेंडर ने जो मुझे सेल टैक्स इनवॉइस इशू किए हैं, सर मेरे पास तो इस दफ़ा 1 लाख रुपए का आउटपुट है और मेरे पास इनपुट 2 लाख है, मेरी किसी वजह से सेल कम हुई है, तो मैं इनपुट जो है वो कितना लूँगा? तो कुछ तो रूल्स हैं कि आप 90% तक ले सकते हो आउटपुट का, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और कुछ होता है कि आप कैरी फॉरवर्ड में भी कुछ लोग ले जाना चाहते हैं, तो आप और साथ में ही होता है कि आपने 90% तक करना है, उसके बाद आपने थोड़ा पे करना ही करना होता है, ठीक है। ये रूल्स हैं इनके, वो मैं आगे आपको मैनुअल के अंदर दूंगा, वो आप स्टडी कर लेना सारा। अब बताने वाली बात ये है कि सर मैं इनपुट कब तक ले सकता हूँ? तो जनाब उसका आंसर ये है कि अगर आपको वेंडर ने एक इन्वॉइस इशू किया है और उस मंथ में आपके पास इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, आप कहते हो यार मेरे पास इस दफ़ा इनपुट टैक्स है, मैं क्या करता हूँ मैं अगले महीने इसका ले लूँगा, तो क्या ये टाइम बार तो नहीं हो जाएगा, क्या ज़ाया तो नहीं हो जाएगा? तो उसमें इसका रूल ये है कि पीआरए में आप 120 दिन तक इनपुट ले सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको जनवरी के अंदर किसी वेंडर ने इन्वॉइस इशू किया, तो वो आपके पास नेक्स्ट ईयर में जनवरी में आ जाएगा। तो क्या होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों की रिटर्न के अंदर आप वो क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज़ वो टाइम बार्ड हो जाएगा। सिंध एफबीआर, एसआरबी और केपी के वाले कहते हैं कि जनाब आपके पास 6 मंथ का टाइम है, 180 दिन। अगर आपके वेंडर ने आपको एक इन्वॉइस इशू की है फरवरी में, तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 माह के अंदर जुलाई तक आपके पास टाइम है, आप उसको अपना इनपुट एज आ लेके क्लेम कर सकते हो, लेस कर सकते हो। उसके बाद जो है आपका वो टाइम बार्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें एफबीआर में भी रूल है कि अगर किसी वजह से जो है आप उसको नहीं कर सकते हो, टाइम बार्ड हो गया, तो आप कमिश्नर को एक रिटर्न अप्रूवल देते हो, जस्टिफिकेशन देते हो। कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिसकी आप इनपुट जो है अमाउंट ज़्यादा थी, लेकिन वो टाइम वो आइटम जो है उसकी को लाइफ स्पैन इस किस्म का है कि वो पता ही चलता है कि 6-7 माह बाद जाके ख़राब है नहीं है, तो उसका भी जो है इनपुट जो है वो एफबीआर अलाउ करता है। फिर उसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, उसका एक पूरा क्राइटेरिया है कि आप एफबीआर को रिटर्न एप्लीकेशन देते हो कमिश्नर को, वो सेटिस्फाई होता है और फिर आपको जो है वो इनपुट जो है उसका एडमिसिबल कर देता है। केपीके में भी सेम टाइम है, आप 180 दिन तक जो है क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ तक जो है हमारा एक्टिव लर्निंग वाला जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। मैंने आपके साथ एक्टिव लर्निंग आपको करवाई, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का मैंने आपको बेसिक सारा बता दिया।
इसके बाद जो है अब लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, इसको आप लेक्चर को अटेंड करो, कोई इशू है कोई मसला है आप मुझसे पूछो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि हमारा ये लाइव सेशन कुछ लोगों के साथ नहीं होता, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ ले रहे हैं, जॉब्स वाले स्पेशली ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं कि वो वीक में किसी भी दिन बैठ कर आराम से ईजिली वो कर सकते हैं, और वो हमारे मेजर जो है ज़्यादातर वो ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं। तो वो लोग फिर मेरे साथ टाइम टू टाइम इंगेज होते हैं, 24/7 मैं अवेलेबल होता हूँ, तो आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। किसी भी किस्म का कोई इशू वगैरह आता है आपने जो है वो मुझसे करना है। ये हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर हमारा 6 है, ठीक है। 6 लेक्चर नंबर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। वो फर्स्ट पार्ट वाले में भी वो 5th लिखा गया था, बहरहाल कोई इशू नहीं। तो 6 लेक्चर जो हमारा सेल टैक्स का नॉलेज बेस का ख़त्म हुआ। इसके बाद हम चलेंगे आगे अपनी मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स की तरफ, 1 बाय 1 उनको देखेंगे, उनको करेंगे और उनकी विदहोल्डिंग रूल्स को भी देखेंगे। तो इसमें कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन वगैरह होगा वो आपने मुझसे लाजमी कर लेना है, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, इसको वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको शुरू में जो है सेल टैक्स का थोड़ा सा बताया, उसके बाद मैंने आपको सेल टैक्स के कुछ रूल्स पढ़ाए, फिर मैंने आपको मंथली सेल टैक्स रिटर्न के ऊपर मैनुअल का पहले सारा सिखा दिया कि वो आपके ऑटोमेटिकली नंबर्स कैसे जनरेट करता है। फिर मैंने अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए उसकी डबल एंट्री जो है वो मैंने कर दी। फिर मैंने इनपुट आउटपुट के रूल्स, डेबिट क्रेडिट रूल्स जो हैं वो मैंने जो है इसको कर दिया। इसके अलावा जो है बल्कि हम क्या करते हैं, मैं आपको एक दफ़ा ना बल्कि वो उसमें ऐसे उसको बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जो मैं रूल्स आपके साथ शेयर करूँगा ना, एडमिसिबल इनपुट टैक्स, आप तमाम चीज़ों का जो है वो इनपुट नहीं ले सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब मैं जो है एक ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैंने ABC आइटम ली और ABC आइटम आगे बेच दी, तो मैंने ABC आइटम 100 रुपये की ली और 200 रुपये की बेच दी, तो मैंने 100 रुपये के ऊपर 17% इनपुट आ गया और 200 के ऊपर आउटपुट टैक्स मेरा 34 रुपये आ गया। तो आउटपुट 34 माइनस इनपुट 17 रुपये, तो मैंने 17 रुपये जो है गवर्नमेंट को पे करने हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं उसके साथ मैंने अपनी कोई गाड़ी भी ठीक करवाई है, ठीक है, उसने भी मुझे सेल टैक्स इनवॉइस इशू किया, वो मैंने नेक्स्ट ईयर में भी आ रही होगी। तो क्या वो उस गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस का मैं इनपुट ले सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा रूल है, गोल्डन रूल बताने लगा हूँ। आप इनपुट टैक्स उसी का क्लेम कर सकते हो जो आपको आउटपुट टैक्स जनरेट करने में यूज़ होगा, जो आपका आउटपुट टैक्स कंज्यूम करने में होगा। इसके सेम एग्जांपल मैं देता हूँ। मैंने 100 रुपीज़ की वुड खरीदी, सेल टैक्स उसके ऊपर लगा, फ़र्ज़ करो 17 रुपये, तो 117 रुपये की मुझे इनवॉइस आ गई। मैंने 50 रुपये का जो माल है ना बेचा और बनाया फिनिश गुड्स, और मैंने बना के बेच दिया। तो मैंने जो बेचा 50 रुपये के ऊपर जो सेल टैक्स था कितना था मेरा, वो था 8 रुपये। तो 8 रुपये आउटपुट माइनस 17 रुपये इनपुट, तो मेरा तो तकरीबन 8.5 रुपये जो है वो कैरी फॉरवर्ड रिफंड वाला केस आ गया। क्यों? क्योंकि बाकी का जो 50 रुपये का जो गुड्स थी, कोई टेबल वगैरह बना के मैंने अपने ऑफिस यूज़ के लिए कर ली, मैं एंड कंज्यूमर था। तो लिहाजा मुझे अब क्या होगा, सॉरी मैं थोड़ा सा ना इसको उल्टा बोल गया हूँ। मैंने भी जो बताया ना उसको आप बिल्कुल इग्नोर करो, दोबारा से सुनो, वो मैंने आपको उल्टा बता दिया, सॉरी। मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपये की जो वुड खरीदी ना, वो मैंने उसका मैंने क्या किया, मैंने उस 100 रुपये प्लस 17 रुपये जो 117 रुपये के मुझे इनवॉइस आ गए, मैंने उस क्या किया कि 100 रुपये में से मैंने 50 की 2 टेबल्स बना ली। एक टेबल मैंने बेच दी, एक टेबल मैंने अपने यूज़ के लिए रख ली। अब जब मैं रिटर्न फाइल करने का टाइम आया, अब रिटर्न फाइल करो, देखो कैसे है। मैंने वो 50 रुपये की टेबल जो है ना दोबारा 100 रुपये में बेची। तो अब क्या होगा, क्या 100 रुपये की जो मैंने टेबल बेची और उसके ऊपर जो 17 रुपये मैंने अपने कस्टमर को चार्ज किए, वो 17 माइनस करूँगा अपने इनपुट वाला 17? जी नहीं। क्यों? मैं अपने आउटपुट में से वही इनपुट लेस कर सकता हूँ जो मेरी आउटपुट जनरेट करने में कंज्यूम हुआ है। तो टेक्निकली मैंने 100 रुपये प्लस 17 रुपये पे एक लकड़ी खरीदी, उसमें से 50 रुपये जो है मैंने उसको दोबारा रीसेल किया और 50 रुपये खुद कंज्यूम किया। तो 50 रुपये के ऊपर कितना था, राउंड कर लेते हैं जी, मेरा 8.5 रुपये था। तो अब जो मैंने 100 रुपये की टेबल बेची है प्लस 17 रुपये, तो आउटपुट का 17 माइनस 8.5 रुपये। कौन सा 8.5? वही 8.5 जो 50 रुपये के ऊपर टैक्स बनता है 17%, जो मेरा कंज्यूम हुआ है उस आउटपुट को जनरेट करने में सेल पर्पज़ के लिए, जो मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी में यूज़ हुआ है। तो 17 माइनस 8.5, तो मैंने 8.5 पे करना है। अब आपके माइंड में आएगा जो सर बाकी का 50 रुपये जो है, ठीक है, परचेज़ वाला और 8.5 रुपये, वो क्या होगा? तो जनाब उस 8.5 का मुझे इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा, वो इनएडमिसिबल है, एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वो खुद कंज्यूम किया, एंड कंज्यूमर था मैं। तो अब क्या होगा
कि मैं अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको फ़र्ज़ करो जी एक्सपेंस बुक करता हूँ, तो मेरा जो एक्सपेंस होगा ना वो 50 रुपीज़ नहीं होगा, वो 58.6 रुपीज़ होगा। इससे साबित ये हुआ कि मैं आउटपुट उस के अगेंस्ट वही इनपुट क्लेम कर सकता हूँ जो इनपुट मेरा आउटपुट जनरेट करने में यूज़ हुआ है। वो इनपुट की आइटम्स, गुड्स, ठीक, वो सर्विसेज जो मैंने आउटपुट को जनरेट करने में कंज्यूम किए हैं, ठीक है, वही मैं उसके अगेंस्ट कर सकता हूँ क्लेम। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है। इसके मैं आपके साथ एडमिसिबल जो इनपुट हैं, ठीक है, वो मैं आपके आइटम शेयर कर दूंगा चारों प्रोमिसेस के। वो मैनुअल पढ़ लीजिएगा, कोई इशू होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसके साथ ही जो है आज का लेक्चर जो है हम ख़त्म करते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। कोई इशू होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।